अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हमने भारतीय साहित्य की गौरवशाली महिलाओं को लेकर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने वैदिक काल से प्रारंभ किया और फिर दक्षिण भारत की आंडाल के बारे में और कश्मीर में लल्ल देवी के बारे में, और फिर उसके पश्चात हमने चर्चा की राजस्थान की महिला क्रांतिकारी चेतना का स्वर लिए हुए मीराबाई के बारे में। अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र की गौरव सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले के विषय में। पहली महिला शिक्षिका और समाज सेविका के रूप में समादृत महिला है। स्त्री शिक्षा को लेकर के सबसे आगे आने वाली और स्त्री शिक्षा का प्रचार प्रसार करने वाली प्रथम महिला है। सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने की, सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया, स्त्रियों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। ज्ञान ज्योति और महिला विधात्री के रूप में आपकी पहचान है। मात्र 9 वर्ष की थी जब इनका विवाह ज्योतिराव फुले जी के साथ हुआ। वो उस समय 13 वर्ष के थे, परंतु वह भी एक समाज सुधारक थे। समाज की जागृति की चेतना उनके भीतर भी विद्यमान थी और उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को घर में ही रहकर शिक्षा प्रदान की और दोनों ने मिलकर के समाज सुधार का संकल्प लिया और इन्होंने घर घर जाकर के स्त्रियों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया, चेतना जागृत की। इन्होंने 5 बालिकाओं के लिए विद्यालय खोले और कोई भी जब आंदोलन चलता है एक जन जागृति का और विशेष रूप से समाज में परिवर्तन लाने का, तो उसका विरोध बहुत होता है। तो ज्योति फुले को और सावित्रीबाई फुले को दोनों को ही अनेक संघर्षों का, समाज के कटाक्षों का सामना करना पड़ा। जब ये विद्यालय पढ़ाने के लिए जाती थी तो इनके ऊपर उच्च वर्ग के लोग पत्थर फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, कीचड़ फेंक देते थे और ये अपने झोले में एक साड़ी और लेकर के जाती थी और किसी से कुछ नहीं कहती थी। स्कूल में जा कर के साड़ी बदलती थी और फिर छोटी छोटी बालिकाओं को पढ़ाने लगती थी। तो एक जो संकल्प लिया हुआ था, उस संकल्प को पूरा करने के लिए ये सभी संघर्ष हंसते हुए उन्होंने सहन किए। अब इस समाज में इतनी कुरीतियां, अंतरजातीय विवाह नहीं है, बाल विवाह हो रहे हैं, विधवा विवाह का निषेध हो रहा है, विधवा को किस तरह से यातनापूर्ण जीवन व्यतीत करना पड़ता है, उसको तो सती हो जाना पड़ता है समाज के अंधविश्वासों कुरीतियों के कारण। तो इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जहां बिना दहेज के विवाह करवाया जाता था और आदर्श रूप में इन्होंने अपने जो गोद लिया हुआ पुत्र था यशवंत, उसका विवाह अंतरजातीय विवाह इसी सत्यशोधक समाज के द्वारा किया। तो अनेक स्त्रियों को, पुरुषों को इस सत्यशोधक समाज से समाज में एक पहचान मिली और सामाजिक कुरीतियों का विरोध करने के लिए होता क्या था कि युवा कन्याएं हैं, अब बाल विवाह थे तो विवाह होते ही पति की मृत्यु हो गई और वे विधवा हो जाती थी। अब उनका जीवन नरक और परिवार में स्थिति ऐसी थी कि उनको यौन शोषण का भी शिकार होना पड़ता था। तो ऐसी युवा महिलाएं जब वे गर्भवती हो जाती थी तो आत्महत्या करने के सिवाय उनके पास कोई विकल्प शेष नहीं रहता था। तो इन्होंने महिला मंडल की एक स्थापना की, जो ऐसी गर्भवती महिलाएं होती थी तो उनकी प्रसूति कर्म करना, उनको एक पहचान दिलवाने का कार्य सावित्रीबाई फुले जी ने किया। और जब वहां प्लेग फैल गया और प्लेग फैलने पर इन्होंने अपने खेत में ही अस्पताल बनाया रोगियों के लिए। तो पुणे में प्लेग रोगियों के लिए अस्पताल बना और वहां इन्होंने स्वयं एक एक रोगी की जाकर के सेवा की और जहां पता चलता था कि कोई प्लेग का रोगी है, उसको अपने कंधे पर रख करके ले आती थी और ऐसे सेवा करते करते ही स्वयं प्लेग रोग की शिकार हो गई थी
संक्रामक रोग था तो उनकी मृत्यु भी इसी रोग से ही हुई, परंतु समाज सेवा का जो व्रत उन्होंने लिया था, स्त्री चेतना जागृत करने का जो संकल्प उन्होंने लिया था, उन्होंने जो प्रयास किए, उन्होंने जो संघर्ष किए, उसी का परिणाम है कि आज स्त्री मुक्ति का जो संकल्प था वो पूरा हुआ। आज स्त्रियां पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं और 20वीं 21वीं शताब्दी में इतना महिला लेखन हो रहा है, स्त्रियों को एक अलग पहचान बनी है। पूरे 100 से अधिक आज महिलाएं हैं जो साहित्य के क्षेत्र में आगे आई हुई हैं, केवल साहित्य के क्षेत्र में ही नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में। और सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले जो थी वे स्वयं मराठी कवयित्री रही हैं। उन्होंने 52 काशी, सुबोध रत्नाकर, काव्य फुले इनकी रचना की और दलितों के अधिकारों के लिए, वंचित वर्ग के अधिकारों के लिए निरंतर प्रयास रही। तो इस तरह से, और इन्हीं के नाम पर पुणे में विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले विश्वविद्यालय ही है। तो ऐसी गौरवशाली महिला को हम आज की इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आदरपूर्वक नमन करते हैं। इसी तरह से महाराष्ट्र में एक अन्य महिला रही ताराबाई शिंदे। ऐसी महिला कार्यकर्त्री थी जिन्होंने पितृसत्तात्मक के विरुद्ध आवाज उठाई। समाज में जिस तरह से पुरुषों का वर्चस्व था और स्त्रियों को पूरी तरह से गुलाम बनाकर रखा जा रहा था, और उस स्त्री की पहचान के लिए, उसकी स्त्रीत्व की पहचान के लिए इन्होंने पितृसत्तात्मक के विरुद्ध आवाज उठाई। स्त्री विमर्श, जिसकी आजकल सबसे अधिक चर्चा चलती है, 21वीं शताब्दी में एक विमर्शों का जो दौर है जिसमें आदिवासी विमर्श, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श की बात की जाती है, तो इस स्त्री विमर्श के बीज हमें ताराबाई शिंदे के उसमें लेख में मिलते हैं। यद्यपि इन्होंने और भी रचनाएं की होंगी, पर इनका मराठी भाषा में 1882 का लिखा हुआ स्त्री पुरुष तुलना एक लेख मिलता है, और इस लेख में इन्होंने नारी के समर्थन में तीक्ष्ण अभिव्यक्ति की है कि जिसके हाथ में लाठी वही बलवान, बाकी सब निर्बल। यही तो आचरण है तुम्हारा। तुमने अपने हाथों से सब धन दौलत रखकर नारी को कोठी में दासी बनाकर धौंस जमाकर दुनिया से दूर रखा और उस पर अधिकार जमाया। नारी के सद्गुणों को दुर्लक्षित कर अपने ही गुण अवगुणों के दिए तुमने जलाए। नारी को विद्या प्राप्ति के अधिकार से वंचित कर दिया। उसके आने जाने पर रोक लगा दी। जहां भी वह जाती थी वहीं उसके समान अज्ञानी स्त्रियां ही मिलती थी। फिर दुनियादारी की समझ कहां से सीखती वे। तो एक और हम देख रहे हैं कि वे पुरुषों के वर्चस्व के विरुद्ध आवाज उठा रही हैं, और दूसरी ओर स्त्रियों को उस अज्ञानता के घेर से बाहर निकालने का प्रयास है, क्योंकि वे अपने अधिकारों को समझती ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं कि उनका क्या कर्तव्य है, क्या उनका अधिकार है। वे स्त्रियां अज्ञान की गर्त में इस तरह से डूबी हुई हैं कि आपस में जब मिलती भी हैं तो उन्हें दुनियादारी की समझ ही नहीं है। तो ये जो मूल था, इसको ताराबाई शिंदे पहचानती हैं और वे स्त्री शिक्षा के लिए, स्त्रियों के अधिकार के लिए संघर्ष करती हैं और उनको एक पहचान देने का कार्य करती हैं। और वो विधवा जीवन जीने के लिए विवश स्त्रियों की वकालत करते हुए पुरुषों से प्रश्न करती हैं कि यदि विधवा को अपना उर्वरित जीवन अंधियारा, बदसूरत और भगवान का नाम लेकर ही बिताना है, तो विधुर हुआ पुरुष भी ये स्थिति क्यों नहीं अपनाता? वे क्यों दूसरी शादी कर गृहस्थ धर्म अपनाता है? शास्त्रकर्ताओं की तिरछी नजर केवल स्त्रियों पर ही क्यों? धर्म तो सबके लिए समान है। जो नारी के लिए
वही पुरुष के लिए क्यों नहीं होता? तो ये देखिए, ये एक जागरूक महिला की आत्माभिव्यक्ति है, एक सचेत महिला जो स्वयं सचेत हुई है और अन्य स्त्रियों के लिए भी सचेत हो रही है। और देखिए 1882 में ये लेख लिखा गया, जब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कोई स्त्री इस तरह से पुरुष सत्तात्मक समाज के समक्ष एक विद्रोह की मशाल लेकर के आगे बढ़ सकती है और उनसे प्रश्न कर सकती है कि पत्नी के मरने पर पति जो है वह वैसा जीवन क्यों नहीं व्यतीत करता जो समाज ने स्त्री के लिए, विधवा स्त्री के लिए बना दिए गए हैं। तो ये एक चेतना जागृत करना, स्त्रियों में उनके अधिकारों के प्रति चेतना जगाना, ये कार्य, ये स्त्री विमर्श के बीच हमें ताराबाई शिंदे में मिलते हैं। इनकी अन्य रचनाएं आज उपलब्ध नहीं है, नहीं तो हम इनके विषय में इतिहास भी मौन है। तो ऐसी गौरवशाली महिलाएं जिन्होंने स्त्री जागरण में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। तो ऐसी स्त्रियों के प्रति भी हम आज के दिन श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। आजादी का संघर्ष चल रहा था और आजादी के संघर्ष में पुरुष अपना योगदान दे रहे थे, तो उस समय स्त्रियां भी आगे आती हैं। और 19वीं शताब्दी का अंतिम चरण है, 19वीं शताब्दी के लगभग अंतिम चरण में महादेवी वर्मा एक नई चेतना लेकर, एक स्त्रियों की अधिकार की बात लेकर के एक कवयित्री के रूप में, एक समाज सेविका के रूप में हिंदी साहित्य में उपस्थित होती हैं। और उनकी उपस्थिति वर्तमान में 20वीं 21वीं शताब्दी में जो स्त्रियां महिला लेखन के क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं, कविता, कहानी, उपन्यास आदि के लेखन में, तो उनका मूल स्रोत, उनकी मूल प्रेरणा जो है वो महादेवी वर्मा जी रही है। ममतामयी, महीयसी, सहज भाव से युक्त थी और स्त्रियों की प्रेरणा रही है, अधिकारों के प्रति सजग रही है। साहित्य के माध्यम से देश सेवा और समाज कल्याण का संकल्प लिए हुए उन्होंने कविता और गद्य दोनों ही क्षेत्रों में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। करुणा और वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति उनकी कविताओं में मिलती है और उनकी गद्य रचनाएं, जिनमें कहानियां भी हैं, निबंध भी हैं, संस्मरण भी हैं, रेखा चित्र भी हैं, तो इन सब में विशेष रूप से श्रृंखला की कड़ियां जो इनकी गद्य रचना है, और उसमें स्त्री और शिक्षा, स्त्री और अधिकार, स्त्री और स्त्रीत्व, इन प्रश्नों से न केवल जूझती हैं अपितु समाज में एक चेतना का संचार करती हैं। इनकी रचनाएं देखें तो इनके कविता संग्रह रहे नीरजा, निहार, रश्मि, सांदे गीत, दीपशिखा, यामा। और ऐसे ही इनकी जो गद्य रचनाएं थी, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां, साहित्य की आस्था तथा अन्य निबंध। और यही श्रृंखला की कड़ियां की मैं बात कर रही थी, जिसमें उन्होंने जैसे एक बीबिया का चरित्र लेती हैं, अब भक्तिन का चरित्र लेती हैं जो उनके घर में काम करने वाली है, गूंगी स्त्री का चित्र लेती हैं। तो अपने समाज में, अपने आसपास के जीवन में उन स्त्रियों को देखती हैं जो किस तरह से यातनामयी जीवन व्यतीत कर रही हैं और जिनके जीवन की विडंबना, जिनको उन्होंने अपना भाग्य, अपनी नियति मान लिया है, तो उनको देख के स्वयं भी पीड़ित होती हैं, दुखी होती हैं और उनको जगाने का कार्य, उनमें चेतना जागृत करने का कार्य वे करती हैं, बड़े सहज रूप में, बड़े सरस रूप में और आत्मीयता के भाव से युक्त होकर के। तो मेरा परिवार, पथ के साथी, तो ये इनकी ऐसी गद्य रचनाएं हैं जिसमें इनका स्त्री चेतना का स्वर स्पष्ट रूप से सुनाई देता है। और स्त्रियों को समाज में उचित स्थान दिलाने के लिए विचार और व्यवहार दोनों स्तर पर ये निरंतर प्रयत्नशील रही है। साहित्य के माध्यम से स्त्री पीड़ा एवं शोषण की
यथार्थ अभिव्यक्ति इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से स्त्रियों को लेखन के लिए, साहित्य लेखन के लिए प्रेरित करने वाली प्रथम महिला के रूप में महादेवी वर्मा जी को हम आज के इस दिन में श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। इन्हीं की सखी रही, इनके समकालीन रही सुभद्रा कुमारी चौहान। 1904 में इनका जन्म हुआ। देश की पहली सत्याग्रही है, देशभक्त है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा की सशक्त कवयित्री रही है। महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान दोनों एक विद्यालय में ही पढ़ती थी और 9 साल की छोटी सी आयु में ही सुभद्रा कुमारी चौहान ने नीम कविता की रचना की। दोनों की कविता का, दोनों की रचना का स्वर अलग अलग है। महादेवी जहां छायावादी वृत्ति को कलात्मक सौंदर्य की ओर अधिक ध्यान देती हैं, वहीं सुभद्रा जी जो है इनमें देशभक्ति की भावना अधिक उजागर होती है और छायावाद के समकक्ष ही राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा जो एक अपनी अलग विचारधारा को लेकर के, देश सेवा के भाव को लेकर के, देश के गौरव को लेकर के आगे बढ़ रही थी, उसका सशक्त स्वर हमें सुभद्रा जी की कविताओं में सुनाई देता है। और सुभद्रा कुमारी चौहान जिनका विवाह लक्ष्मण सिंह जी के साथ हुआ, वे स्वयं सत्याग्रह में, स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी रहे और इन्होंने ये विचार किया कि जब पुरुष देश की स्वतंत्रता के लिए आगे आ सकते हैं तो महिलाएं क्यों नहीं, तो महिलाओं को भी देश की आजादी के लिए आगे आना चाहिए। तो इस तरह से घर घर जाकर के इन्होंने महिलाओं को आंदोलन में भाग लेने के लिए अग्रसर किया, उनको प्रेरित किया। और जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, उनमें भाग लेने वाली पहली महिला थी सुभद्रा कुमारी जी। और पति लक्ष्मण सिंह जी के साथ राष्ट्र आंदोलन में इनकी सक्रिय भूमिका रही। 15 कोटि असहयोगिनियां दहला दे ब्रह्मांड सखी, भारत लक्ष्मी लौटने को रच दे लंका कांड सखी। तो इस तरह से स्त्रियों को आजादी की लहर में आगे आने के लिए प्रेरित करने का जो एक सफल प्रयास था, वो सुभद्रा जी द्वारा किया गया। राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत इनकी कविताएं रही। झांसी की रानी कविता तो इनकी अखंड कीर्ति का आधार स्तंभ है। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। तो ऐसी वीरांगना का चरित्र चित्रित करके, ऐसी वीरांगना का कविता में प्रस्तुत करके, या जलियांवाला बाग में बसंत हम उनकी कविता देखते हैं, झांसी की रानी की समाधि पर कविता इनकी देखते हैं। तो देश में स्वतंत्रता की लहर जगाने में, स्त्रियों को आगे आने में प्रेरित करने के लिए सुभद्रा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। मुकुल कविता संग्रह इनका रहा, त्रिधारा कविता संग्रह रहा, जिनमें देश प्रेम की कविताओं का संकलन है। जेल में अनेक बार जेल में गई। पहली बार नागपुर के झंडा आंदोलन में वो जेल जाती है, उसके बाद तो कई बार उनका जेल, और जेल में रहते हुए इन्होंने बिखरे मोती इस कहानी संग्रह की रचना की। उन्मादिनी कहानी संग्रह इनका आया। तो इस तरह से प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी और एक राष्ट्रभक्त कवयित्री के रूप में हम सुभद्रा जी को भी सादर नमन करते हैं। इसी के साथ ही इन सुभद्रा जी के ही व्यक्तित्व को देखते हुए, इनके राष्ट्रीय सामाजिक सांस्कृतिक योगदान को देखते हुए, इनके लिए भारत सरकार द्वारा टिकट जारी किया गया, क्योंकि इन्होंने सामाजिक रूढ़ परंपराओं का विरोध किया था, समाज की कुरीतियों का विरोध किया, नारी जीवन से संबंधित विभिन्न समस्याओं का चित्रण किया इन्होंने अपनी कहानियों में, कविताओं में। स्त्री शिक्षा पर विशेष रूप से बल दिया। तो ऐसी स्त्रियों के प्रति जो समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत रही, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर
भारतीय साहित्य लेखन में ऐसी महिलाओं का विशेष योगदान रहा। तो जो आज की सदी में, जैसे आज हम यहाँ पर आपके सम्मुख अपनी बात रख रहे हैं, स्त्री विमर्श की चर्चा कर रहे हैं, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करने का कार्य इन गौरवशाली महिलाओं ने प्रदान किया। तो इनके प्रति हम आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक नमन करते हैं। इसी तरह से सरोजिनी नायडू रही भारतीय कोकिला, भारत की बुलबुल के रूप में। इनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ। प्रारंभिक सक्रिय महिला स्वतंत्रता सेनानी रही। कवित्री के रूप में इनकी एक पहचान बनी। भारतीय महिलाओं के लिए एक आदर्श है ये। उर्दू, तेलुगु, बंगाली, अंग्रेजी, हिंदी सभी भाषाओं की ज्ञाता थी। इनकी माता भी बंगाली थी, जो एक सशक्त लेखिका थी, बंगला लेखिका थी, और इनके पिता भी राजनीति में अग्रसर थे और आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में सरोजिनी जी ने आगे बढ़ कर के भाग लिया था और विशेष रूप से भारतीय महिलाओं के लिए एक आदर्श रूप में आई थी। भारत की बुलबुल के रूप में इनकी पहचान बनी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं और उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम राज्यपाल थी। जब देश स्वतंत्र हुआ, अलग अलग राज्यों की स्थापना हुई, तो उत्तर प्रदेश राज्य जब बना तो उनकी पहली राज्यपाल, महिला राज्यपाल रही है और स्त्रियों के अधिकारों के प्रति सचेत रही। स्त्रियों में जागृति लाने का प्रयास सरोजिनी नायडू जी ने निरंतर किया। और जब भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चला, तो उसमें मुख्य भूमिका के रूप में सरोजिनी नायडू जी आगे आई और इस आंदोलन, जब गांधी जी जेल में चले गए, तो उनके जाने के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व सरोजिनी नायडू जी ने स्वयं अपने हाथों में लिया और उसको, आंदोलन को दबने नहीं दिया, रुकने नहीं दिया। और उसी का परिणाम है कि आज हम स्वतंत्र देश में, स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। आज हम अपनी पहचान बनाए हुए हैं और भारत सरकार द्वारा उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया। तो ये वे स्त्रियां थी, वे सम्मानित गौरवशाली स्त्रियां थी जिन्होंने देश की आजादी में सक्रिय भाग लिया, एक समाज में कल्याण, समाज कल्याण के क्षेत्र में आगे बढ़ी, समाज में चेतना जागृत करने का प्रयास किया, महिलाओं के लिए एक आत्माभिव्यक्ति के लिए रास्ता खोला। उसी का परिणाम है कि 20वीं 21वीं शताब्दी में अनेक महिलाएं कविता लेखन, कहानी लेखन, उपन्यास लेखन, आलोचना के क्षेत्र में आगे आई। आज अगर हम देखते हैं तो कृष्णा सोबती, ममता कालिया, मंजुल भगत, चित्रा मुदगल, राजी सेठ, अनेक स्त्रियां, अनेक महिलाएं हैं, शताधिक महिलाएं हैं जो अपने विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति कर रही हैं। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साहित्य लेखन में अग्रसर हो रही हैं। आलोचना के क्षेत्र में हम देखते हैं प्रोफेसर निर्मला जैन आलोचना के क्षेत्र में आगे आई हैं, रोहिणी अग्रवाल आगे आई हैं, प्रोफेसर कुमुद शर्मा आगे आई हैं, जिन्होंने आलोचना में एक अपनी सोच, अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इसी तरह से कहानियों में, उपन्यासों में हम देखते हैं कितनी ही महिलाएं, प्रभा ख्यातान का हम साहित्य देखते हैं, चित्रा मुदगल का साहित्य देखते हैं, अमृता प्रीतम देखते हैं, इस्मत चुगताई देखते हैं। तो साहित्य की विभिन्न विधाएं ही नहीं, साहित्य के विभिन्न विषयों को लेकर के एक नई सोच के साथ कामकाजी महिलाओं की समस्या, आज जो स्त्रियां जिस तरह से समाज में एक भिन्न प्रकार की परिस्थितियों से निकल रही हैं,
आज यौन शोषण को लेकर के, उन समस्याओं को लेकर के, या परिवार में जो अनेक समस्याएं आ रही हैं, या वर्चस्व की समस्या, अपनी अस्मिता, अपनी पहचान की समस्या, तो विभिन्न समस्याओं को लेकर के महिला लेखन चल रहा है। और ये महिला लेखन अपने अधिकारों के प्रति एक जागृति का लेखन है, अपनी एक पहचान का लेखन है। आधी आबादी की भी अपनी एक पहचान है, उसकी अपनी एक सोच है, और उसको भी अपनी बात रखने का अधिकार है। और इसीलिए आज हम कंधे से कंधा मिलाकर पुरुष के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और यही इन गौरवशाली महिलाओं का ही प्रयास था, उनका ही संघर्ष था, जो आज मुझे आपके सामने अपनी बात रखने का अवसर मिला। इस स्टूडियो में जहां व्याख्यान दे रहे हैं, यहाँ अनेक स्त्रियां, गीतिका जी हैं, गीतांजलि जी हैं, अंकिता है, ये सब आगे बढ़ करके और केवल कार्य ही नहीं कर रही, एक सफल, अपने क्षेत्र में सफलता को प्राप्त कर रही हैं। तो इस तरह से सभी महिलाओं को अपनी एक पहचान मिले। तो इसी कामना के साथ, इसी शुभ आशंसा के साथ आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में मैं आप सब महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।